फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमएसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को सारे चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो हम लोग का चैप्टर जो चल रहा था वो संक्रामक या असंक्रामक और हीनताजन्य रोग से संबंधित था। तो चलिए उसी से रिलेटेड मेरा आज का भी टॉपिक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। चिकित्सीय भाषा में जो गोल्डन आवर का संबंध किससे है आपको बताना है। तो पहला है कैंसर के अंतिम चरण से, सेकंड है गर्भ में शिशु की जानकारी से, तीसरा है हृदयघात से, चौथा है वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। तो चलिए बता दीजिए कौन सा हो सकता है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का क्या संबंध है, किससे संबंध है, तो बताने की कोशिश कीजिए। ये आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो आपका जो दिल का दौरा पड़ता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं या हृदयाघात कहते हैं, इसके जो पहले घंटा होता है उसको हम गोल्डन हावर कहते हैं। मतलब दिल के दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन हावर के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। हृदयाघात या इसे हार्ट अटैक भी कहते हैं या दिल का दौरा भी कहते हैं, इसके पड़ने के जो पहले घंटे होते हैं उसे हम गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु हृदयाघात से, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, चिरकालिक मधुमेह से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, वो किस चीज़ के लिए रक्षा प्रदान करता है या किस चीज़ से हमको बचाता है। ये भी हमारा पीसीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए कोशिश कीजिए आंसर बताने की क्या हो सकता है। तो बीटा ब्लॉकर जो है ये भी एक औषधि है जिसका उपयोग हृदयाघात और उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए किया जाता है। मतलब ब्लड प्रेशर और आपका हार्ट अटैक से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर एक नाम की एक औषधि है, इसका यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। आपको बताना हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो चलिए बता दीजिए। ये भी आपका यूपीपीसीएस का है और ये आपका कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और बता दीजिए क्या आंसर हो सकता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो पोटेशियम जो होता है ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है और मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जी इत्यादि में जो है पोटेशियम के अच्छे स्रोत होते हैं। और फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। और जबकि लौह तत्व की जो कमी होती है उससे आपका रक्ताल्पता या खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी से, लौह तत्व की कमी से। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, पोटेशियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है। वृक्क तथा पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता, जोड़ों में व्यथा और धूमिल दृष्टि। तो चलिए बता दीजिए। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो शरीर में जो पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप, जिसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसकी बीमारी हो जाती है। और पोटेशियम एक खनिज लवण होता है जिसका मुख्य स्रोत जो होता है मांस, दूध, अनाज, फल, सब्जियां होती हैं। और इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता हमको 2 ग्राम होती है। डेली हमको एक दिन में 2 ग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। 2 ग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है हमको लेने के लिए। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 जो है राइट हो जाएगा। निम्न रक्तचाप के लिए आपका ये आवश्यक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को निम्न में से किस एक अंग की फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। यकृत से, वृक्क से, हृदय, प्लीहा। तो आपको बताना है कि यदि किसी व्यक्ति के मूत्र में या यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के किस अंग के फेल हो जाने की संभावना रहती है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए। ये भी आपका लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो यूरिन होता है उसमें आपका 95% जो होता है वो जल होता है। 3% इसमें अनावश्यक लवण होते हैं, लवण आयन 3% होते हैं। और 0.3% आपका इसमें जो होता है ये आपका क्रिएटिनिन होता है। और 2.6% आपका इसमें यूरिया होता है। और जो सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल होते हैं तथा अन्य आवश्यक और अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। मतलब ऐसे मूत्र ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद होता है। इसमें जो है एल्बुमिन जो रक्त में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है की उपस्थिति और इसके प्रभाव से
ब्रिक या किडनी के फेल हो जाने की आशंका रहती है। और लंबे समय तक उपवास रखने की जो होता है सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे या किडनी पर ही पड़ता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ब्रिक जो होता है आपका फेल हो जाने की संभावना रहती है यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो। एल्बुमिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। और मूत्र में आपका 95% जल होता है, 3% अनावश्यक लवण आयन होते हैं, 2.6% यूरिया होता है और 0.3% आपका क्रिएटिनिन होता है और सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल भी इसमें पाए जाते हैं। तो आपका जो एल्बुमिन आता है यूरिन के माध्यम से, एल्बुमिन जो आता है ये आपका एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है और इसके प्रभाव से आपका किडनी फेल होने की आशंका रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। आर्सेनिक 131 ट्यूमर की पहचान, कोबाल्ट 60 कैंसर की पहचान, आयोडीन 131 पिट्यूटरी ग्रंथि सक्रियता और आपका सोडियम 24 है रक्त व्यतिक्रम। तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। ये भी आपका कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। आर्सेनिक आपका जो होता है यहाँ पे ये गलत हो गया। आर्सेनिक यहाँ पे 74 होगा, ये आपका ट्यूमर के लिए हो जाएगा। आर्सेनिक 74 जो होता है ये ट्यूमर की पहचान के लिए होता है। कोबाल्ट 60 जो होता है कैंसर के लिए होता है। और आपका आयोडीन 131, तो आपको पता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से आपका घेगा रोग होता है। और घेगा रोग कहाँ पाई जाती है? गले की जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें पाया जाता है। तो आयोडीन 131 जो होता है ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए होता है। तो आपका तीसरा जो है गलत हो गया। और सोडियम 24 जो है ये रक्त व्यतिक्रम, ये रक्त का जो होता है उससे संबंधित होता है सोडियम 24। तो ये आपका राइट हो गया। आपका गलत कौन सा है? पहला और तीसरा जो है गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा आपका गलत हो जाएगा, दूसरा और चौथा आपका राइट है। ओके, और यहाँ पे आर्सेनिक 74 होता है तो ये ट्यूमर की पहचान के लिए होता है। तो आपका पहला और तीसरा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें है जो सुमेलित नहीं है। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार, आयोडीन 131 थायराइड का उपचार, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार और गोल्ड 198 जो है ये रेटिना 200 का उपचार। ये आपका पीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ था। तो चलिए बता दीजिए कौन सा आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि जो आपका कोबाल्ट 60 होता है कैंसर में यूज़ किया जाता है और शरीर के जो अंतरंग में अर्बुद मतलब होता है कि कहीं पे फोड़ा फुंसी दाना जैसे निकल जाता है या ट्यूमर कह सकते हैं, ट्यूमर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। ये आपका राइट है। आयोडीन 131 जो होता है अभी मैंने इसको भी बारे में बताया कि आपका थायराइड के उपचार के लिए, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, थायराइड अर्बुद का उपचार के लिए आपका आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। और फास्फोरस जो 32 होता है ये WBC के उपचार के लिए किया जाता है। ये भी आपका राइट है। और गोल्ड 198 जो होता है ये सोने की रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, ना कि रेटिना 200 के उपचार में। ये आँख के लिए नहीं होता है, कैंसर के लिए होता है गोल्ड 198। और ये जो होता है ये सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किनका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? आपको बताना इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जो मनुष्य के शरीर में जो ब्लड की गति होती है उसके मापन के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेडियो फास्फोरस, सेकंड है रेडियो आयोडीन, थर्ड है रेडियो आयरन, फोर्थ है रेडियो सोडियम। तो बता दीजिए, ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की जो गति होता है उसके मापन के लिए रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, रेडियो सोडियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन किससे संबंधित है? तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत ज्वर से। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो ओंकोजीन होता जो है एक असामान्य जीन होता है जो कि कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। कर्क रोग आपका कैंसर रोग को कर्क रोग भी कहते हैं। और सबसे पहले इसकी जो पहचान हुई थी वो SRC के रूप में हुई थी, SRC के रूप में हुई थी। और 1970 में जो खोजा गया यह घटक था वो मुर्गी में कैंसर जो होता था ये वायरस का घटक था और जिसे हम रास सरकोमा वायरस भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सरकोमा रास वायरस जो होता है ये आपका सरकोमा वायरस भी इसको कहते हैं। तो आपका ओंकोजीन जो है एक असामान्य जीन है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। और सबसे पहले इसकी जो पहचान थी SRC
के रूप में किया गया, जिसे 1970 में खोजा गया था। और यह घटक जो है मुर्गियों के कैंसर वायरस का घटक होता है, जिसे हम रास सर्कोमा वायरस का नाम भी दिया गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, कर्क रोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है जिससे हम उसको विकिरण चिकित्सा में यूज़ करते हैं? तो पहला ऑप्शन अल्फा किरणें, सेकंड है बीटा किरणें, थर्ड है गामा किरणें, फोर्थ है एक्सरे किरणें। तो बता दीजिए, ये आपका IAS और PCS दोनों में पूछा गया है और UPPSC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कई एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है, तो जल्दी बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो कोबाल्ट 60 जो होता है ये कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है और कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं और यही कारण है कि जो यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। गामा किरणें जो होती हैं इससे उत्सर्जित होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24, कार्बन 14। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ट्यूमर के लिए सूचना देने के लिए कौन सा रेडियो समस्थानिक यूज़ किया जाता है? तो इसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ट्यूमर जो है ये ट्यूमर संसूचित करने में जो प्रयुक्त होता है वो रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 होता है और परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का यूज़ किया जाता है और कैंसर के उपचार के लिए आपका कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है और जीओ के जो अवशेष का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन है आपका। आर्सेनिक जो 74 है यह ट्यूमर संसूचित करने वाले रेडियो समस्थानिक होते हैं। ये एक ट्यूमर संसूचित के लिए हो गया। आपका कोबाल्ट 60 जो होता है ये कैंसर रोग के उपचार के लिए होता है और सोडियम 24 जो होता है ये आपका परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है और आपका कार्बन 14 जो होता है ये जीओ के अवशेष का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। आर्सेनिक 74 जो है ये ट्यूमर संसूचित करने के लिए रेडियो समस्थानिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है रेडियोधर्मी समस्थानिक है फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। तो आपको बताना है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन से रेडियोधर्मी जो है समस्थानिक के रूप में यूज़ किया जाता है। ये भी आपका UPPCS का क्वेश्चन है, तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो रेडियो फास्फोरस और कोबाल्ट 60 का जो उपयोग होता है ये ल्यूकीमिया के इलाज के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का और आपके रेडियो फास्फोरस का, आपका फास्फोरस 32 भी कह सकते हैं इसको, रेडियो फास्फोरस भी कहते हैं इसको, P32 लिखते हैं और कोबाल्ट 60 का, इन दोनों का जो यूज़ होता है वो आपका ल्यूकीमिया नामक रोग के इलाज के लिए किया जाता है। ल्यूकीमिया जो होता है एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है जिसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। पहला ऑप्शन इंफ्रारेड, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोवेव, थर्ड है UV, फोर्थ है एक्सरे। तो आपको बताना है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए कौन सा विकिरण यूज़ किया जाता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो इंफ्रारेड विकिरण जो होता है जिसे हम IR भी कहते हैं या इसे हम औरक्त विकिरण भी कहते हैं, इसका जो उपयोग होता है वो मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए भी किया जाता है। और इंफ्रारेड जो होता है ये लैंप विद्युत उपकरण होता है जिसमें इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, इंफ्रारेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ये भी आपका UPPCS का क्वेश्चन है, तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका राइट। तो ल्यूकीमिया जो होता है एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। WBC की जो संख्या होती है वो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग यहाँ होगा, कर्क रोग
कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कर्क रोग के बारे में मैंने बताया कि कैंसर रोग को ही कर्क रोग कहते हैं। तो इसमें कौन सा है जो बहुत तेज़ी से आपके मतलब प्रयुक्ता, तीव्रता और प्रयुक्ता के आधार पर कैंसर नामक रोग उत्पन्न कर देता है और उसका उपचार किससे किया जाता है? तो चलिए बता दीजिए। उपचार के लिए भी उपयुक्त होता है और आपका नुकसानदायक और लाभदायक दोनों होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तंबाकू, एल्कोहल, आयनीय विकिरण, पराबैंगनी किरण। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है? तो आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग या कैंसर रोग जो होता है उत्पन्न भी कर सकता है और उपचार में प्रयुक्त भी होता है। और विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण और विकिरण का उपयोग किया जाता है। और अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि जो निम्न या मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक यदि विकिरण का प्रयोग किया जाए तो कैंसर हो सकता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है आप राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण जो है ये कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उसके उपचार में भी सहायक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपचार है जो कैंसर की चिकित्सा के लिए नया है। त्रिविम अनुरूप विकिरण चिकित्सा, प्रतिरक्षात्मक चिकित्सा, तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा, अणुलक्षित चिकित्सा। ये भी आपका यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तो सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा के लिए IMRT, जिसे तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा भी कहते हैं या इसको इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी भी कहते हैं, ये आपका नवीनतम है। आपका IMRT, इसको हम इंटेंसिटी मॉड्यूलेट रेडियोथेरेपी भी कहते हैं या तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा भी कहते हैं। ये आपका नवीनतम है जो कैंसर की चिकित्सा के लिए यूज़ किया जाता है। और यह चिकित्सा पद्धति जो होती है स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति से सुरक्षित रखते हुए कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने में चिकित्सा की सहायता करता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा जो होता है इसी को हम IMRT बोलते हैं। तो आपका इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम पाल्सी एक मानसिक संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में। तो चलिए ये भी आपका यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। तो चलिए बता दीजिए, क्या हो सकता है? सेरेब्रम जो होता है मस्तिष्क संबंधी विकार है, तो ये मुख्यतः किस में होता है? तो प्रामस्तिष्क अंगघात या प्रामस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रम पाल्सी एक प्रामस्तिष्क संबंधी विकार है। और यह विकार जो होते हैं विकसित होते हुए मनुष्य के मोटर कंट्रोल सेंटर, जिसे हम संचलन नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं, में हुई किसी क्षति के कारण होता है। और यह बीमारी जो मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय या 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। छोटे बच्चों में सेरेब्रम पाल्सी नामक जो मस्तिष्क संबंधी जो विकार होता है वो आपका गर्भधारण में ही हो जाता है या बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तब हो जाता है या 3 वर्ष तक की आयु में ही ये सेरेब्रम पाल्सी नामक संबंधी विकार हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, छोटे बच्चों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, मस्तिष्क, आँख, पेट। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला जो अंग है वो आपका मस्तिष्क है, जिसमें मस्तिष्क की जो होती है स्मरण क्षमता जो होती है क्षीण हो जाती है। और अधिकांशतः यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। यह रोग जो होता है वो 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। और सबसे पहले इस बीमारी को जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलोएस अल्जाइमर ने पहचाना था। और अल्जाइमर रोग जो होता है 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला होता है और दूसरा जो होता है मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला होता है। तो आपका अल्जाइमर जो होता है ये मानव मस्तिष्क से जो है प्रभावित करने वाला रोग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली जो मस्तिष्क खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? एमिलाइड मोनोप्रोटीन, एमिलाइड मल्टीप्रोटीन, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, एमिलाइड लेप्टिक प्रोटीन। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। हाल ही में किस जो प्रोटीन की खोज हुई है वह मस्तिष्क खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, तो कौन सा प्रोटीन है जो आपका ये रोग उत्पन्न करता है? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है वो आपका है बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ये आपका राइट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्बिट कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट बी लफलिन, वाल्टर कोहन। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए मतलब किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो चलिए बता दीजिए। तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्बिट कार्लसन को वर्ष 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने खोजा कि जो डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है। और इनके शोध से यह ज्ञात होता है कि पार्किंसन रोग जो होता है मनुष्य के कुछ भाग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है। और इसके लिए एक कारगर औषधि एल डोपा विकसित किया गया है। इसकी जो औषधि है वो एल डोपा है, डोपा विकसित किया गया है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है, किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो आपका आर्बिट कार्लसन को मिला सन 2000 में, और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और डोपामाइन जो होता है मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और पार्किंसन रोग के दौरान मनुष्य के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं, जिससे शरीर में कपकपी, अकड़न और गति अक्षमता का कारण बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो का रिवीजन जरूर किया करें, बार बार रिवीजन किया करें, जो ना समझ में आए उसको नोट कर लिया करें और बार बार पढ़ा करें, बार बार लर्न किया करें, ताकि आप लोग आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।